बढ़ेंगे, बात करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे दिन की उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती है, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए जरूरी है ये समझना आसान नहीं होता। इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए चुनकर खिलाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, सुरक्षा और या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि आपको कम समय में साफ, सरल और काम की जानकारी दे सके। तो कौन कौन सी आज वो 3 बड़ी खबरें हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, चलिए आपको बताते हैं। तीन बजे की 3 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको कि कैसे बीजेपी आएगी और दीदी जाएंगी या नहीं जाएंगी, हालांकि ये सवालिया निशान है। और वहीं जिहादियों को बाबा की तरफ से आखिरकार क्या कुछ चेतावनी दी गई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो 3 बड़ी ये खबरें हैं। नासिक में जिस तरीके से ये पूरा केस चल रहा था उसे लेकर के भी, और केजीएमयू में जो कुछ हुआ धर्मांतरण केस में उसे लेकर के भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी डॉक्टर हस्मा पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। मेडिकल छात्रों को बहलाने फुसलाने का आरोप है। आरोपी ने कई अस्पतालों के डॉक्टर्स के नाम कबूले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ। फर्जी डॉक्टर हस्तमाम पर धर्मांतरण का आरोप लगा। मेडिकल छात्रों को बहलाने फुसलाने का आरोप है। आरोपी ने कई अस्पतालों के डॉक्टर्स के नाम भी कबूले। आपको याद होगा कि गोरखपुर में ऐसा पहले भी हो चुका है। लखनऊ में ये हुआ था केजीएमयू मामले में। अब गोरखपुर से ये खबर है कि धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा हुआ है। पैसों का लालच देकर के धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में धर्मांतरण की साजिश जो रची जा रही थी, उसके बाद यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से डीसीपी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा वो आपको सुना देते हैं। हस्साम अहमद नाम के एक व्यक्ति के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पे पैसे लेना, साथ ही उसके मोबाइल से विभिन्न फर्जी डॉक्यूमेंट्स का पाया जाना आदि चीज़ें अंकित हैं। इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पे एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितना पढ़े लिखे हो? 12 पास आउट। 12 पास आउट मेडिकल कैंप चला रहे थे। कहाँ से 12 पास आउट? अभी फरवरी में रजिस्ट्रेशन हुआ, कार्ड सेवा का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके बाद पैन कार्ड हमने अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया था, अकाउंट नहीं खुल पाया था। मेरा भी मकसद था कि हॉस्पिटल जाने का प्लान था। तो एक मामला लखनऊ से सामने आया, जहां केजीएमयू में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ। फर्जी डॉक्टर हस्माम पर धर्मांतरण के आरोप लगे कि उसने मेडिकल छात्रों को बहलाया फुसलाया, और आरोपी ने कई अस्पतालों के डॉक्टर्स के नाम तक कबूल कर लिए हैं। दूसरी तरफ खबर गोरखपुर से भी आई है। तो 2 ये खबरें हैं, एक तरफ लखनऊ से, दूसरी तरफ गोरखपुर में भी धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पैसों का लालच देकर के धर्मांतरण का पर्दाफाश किया गया। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में ये धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी और धर्मांतरण के बाद यौन शोषण के आरोप भी लगे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपने सुना कि लखनऊ के डीसीपी कमलेश दीक्षित की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, 2 तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर आ रही है लखनऊ से, एक खबर आ रही है गोरखपुर से, लेकिन जो इसमें दोनों में कॉमन है वो ये है कि इंस्टीट्यूशन में डॉक्टरों को या तो निशाने पर लिया जा रहा था धर्मांतरण के लिए, या फिर कॉलेज स्टूडेंट को निशाने पर लिया जा रहा था। इंस्टीट्यूशन में ये इस तरीके से जो ये बड़ा षड्यंत्र रचा जाना शुरू हुआ है, क्या कुछ अब कार्रवाई हो रही है वहां पर? और निश्चित तौर पर आपको पता होगा साल 2025 में दिसंबर का महीना था और केजीएमयू जो यूनिवर्सिटी है वो चर्चा का केंद्र बना था, क्योंकि वहां पे धर्मांतरण के जो आरोप लगे थे डॉक्टर रमीज मलिक, और उसके साथ साथ जो उनका निगाह किया गया था वो पकड़े गए थे, अरेस्ट हुआ था। पीड़िता ने साफ तौर पर बताया था कैसे प्रेम जाल में फंसाया, कैसे उसको प्रेग्नेंट किया, ब्रेन वॉश किया, गर्भपात किया, उसके बाद धर्मांतरण का उस पर दबाव बनाया। उसके बाद जो केजीएमयू है ये हमेशा से थोड़ा सा विवादों में रहा है और चारों तरफ उसके आरोप लगते रहे। उसके बाद से स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए वहाँ पे टीम गठित की गई थी
और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी वहां पे टीमें लगाई गई थी। और यही कारण है कि इस जो एक्टिविटीज को हर बात निगरानी रखी जा रही थी। और इसी क्रम में फर्जी दस्तावेज के सहारे जो ये फर्जी डॉक्टर है हसम अहमद, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये बताया जा रहा है कि ठीक उसी तरह का और डॉक्टर की ड्रेस पहनता था, तमाम विभागों में जाता था, उठता बैठता था और एक मेडिकल कैंप लगाता था जहां जो एमबीबीएस के डॉक्टर थे, जो फीमेल जो कि हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, वो उसके निशाने पे टारगेट पे थे। प्रेम जाल में फंसाकर और धर्मांतर की साजिश रचने की कोशिश थी, क्योंकि उसका नाम हसमा है और अहमद है और इसके पीछे कई और भी गिरोह हैं जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जांच एजेंसी जो खुफिया है वो भी अब इसकी पड़ताल और तफ्तीश की जाएगी। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो केजीएमयू के जो प्रवक्ता है डॉक्टर के सिंह, उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं इस फर्जी डॉक्टर पर कि कहा कि काफी दिनों से इसके ऊपर एक नजर बनाई हुई थी। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर हमने वहां के लोगों से कहा था इस पर पैनिक नजर रखी जाए, इसके हर एक मूवमेंट की जानकारी दी जाए, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने उसको धर दबोचा, पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि इसने फर्जी जो दस्तावेज होते हैं और लेटर पैड होते हैं केजीएमयू डिपार्टमेंट के, जिसमें प्रोफेसर के सिंह के साइन करके कई बच्चों के नाम लिस्ट किए थे कि दिल्ली के एम्स में जाकर आपके एक कॉन्फ्रेंस होगी, वहां के अमेरिका के बड़े बड़े और डॉक्टर आएंगे जहां पर आपको मेडिकल के बारे में जानकारियां मिलेंगी, वहां पे कई सारी आपको चीजें मिलेंगी। तो वहां पे ले जाने की योजना थी, यानी लखनऊ के केजीएमयू के फीमेल डॉक्टर और मेल डॉक्टर को ले जाकर वहां पे ले जाना था, डॉक्टरों से मुलाकात करानी थी। ये सब भी इसकी योजना थी जिसकी भनक लगी, उसके बाद इसको पकड़ा गया है। तो यानी अब उसके लेटर पैड का भी यूज किया करता था, जिसपे कि मुकदमा भी दर्ज हुआ है फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड और कूटरिचित दस्तावेजों का लेकर। और दूसरी ओर इसने संस्था बनाई थी, कार्डियो सेवा संस्था के नाम से वहां पे कैंप लगाता था। जो मरीज आते थे, तीमारदार आते थे, उनसे ठगी करता था, अच्छे बेहतर इलाज का भरोसा देता था, उसके साथ साथ उनसे अवैध वसूली भी करता था। ये भी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। खुद वहां के जो डीसीपी हैं कमलेश दीक्षित, जो कि वेस्ट लगते हैं, लखनऊ के हैं, तेज तर्रार हैं, इससे पहले यातायात की कमान उनके पास थी, डीसीपी क्राइम भी वो थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी एंगलों पर इसकी तफ्तीश की जा रही है, पर कहीं ना कहीं जो धर्मांतर का जो एंगल है उस पर कहीं ना कहीं ये एक साजिश की बू आ रही है। और तमाम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जो हसम है अहमद है वो किसके इशारे में कर रहा है, क्या कोई इसका बड़ा गिरोह है, कोई इसका बड़ा सिंडिकेट है, उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। पर जब से रमीज मलिक का घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से जो केजीएमयू प्रशासन बेहद ही संवेदनशील बना हुआ है, हर गतिविधियों पर नजर है। जी, लेकिन इसके साथ साथ जो मामला गोरखपुर से सामने आया है उसमें भी यही बताया गया है कि वहां पर भी धर्मांतरण का केस इसी तरीके से सामने आया है। ये गोरखपुर का पूरा मामला क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी मामला निकल के आ रहा है, क्योंकि जब से जांच एजेंसियां एक्टिव हुई हैं उसके साथ साथ जो प्रशासन है वो एक्टिव हुआ है और इस तरह के जो घटनाक्रम कर रहा है उसके खिलाफ प्रशासन लेवल पे भी कार्रवाई हो जा रही है और पुलिस लेवल पे कार्रवाई है। पर जिस तरह से लखनऊ का जो केस आया बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि इसके निशाने पर हिंदू लड़कियां थी और हिंदू लड़कियों को ही अपने टारगेट पर लिया था, प्रेम जाल में फंसाता था, तरह तरह के प्रलोभन देता था, खासतौर पर स्कॉलरशिप की बात करता था कि स्कॉलरशिप हम आपको बड़े दिलाएंगे और अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आपकी कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, वहां पे उनके साथ कैंप पे आपको जाने का मौका मिलेगा। तो यानी स्कॉलरशिप का भी आड़ लेता था, जिससे कि लोग उसके झांसे में आ जाते थे। और डीपी जो इसने डीपी लगाई थी, बताया जा रहा है कि उसमें प्रोफेसर AK सिंह की उसने डीपी लगा रखे थे, जिससे कि हिंदू लड़कियों को चैट भी करता था, कॉल भी करता था और कभी कभी अलग अलग प्रलोभों में देता था। पर इसकी माने तो कई लोग इसके साथ जुड़े, क्योंकि ये 12वीं फेल है और 12वीं फेल होने के बाद इसने इस तरह की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। इसने शुरुआत से ही एक गिरोह के तौर पर इसने काम किया, एक निशाने पे हिंदू लड़कियों के लिए कि उसका माना था कि एक अस्पताल भी बनाया जाए जहां पे 4 डॉक्टरों की टीमों के साथ अस्पताल बनाने की योजना भी थी, ऐसा ही बताया जा रहा है। और ये लखनऊ के शिया जो स्कूल है वहां से इसने इंटर पास किया है, तो शिया जो स्कूल है वहां से इसने इंटर पास आउट किया और सिकंदरपुर का बताया जा रहा है कि शायद सिकंदरपुर का रहने वाला है। तो यानी इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा खंगाला जा रहा है। तो महज 12वीं पास होने के बाद पूरे तरह से वहां पे बेखौफ होकर वो घूमता था, कई डिपार्टमेंट में जाता था, कई विभागों में जाके बैठता था, अच्छे खासे डॉक्टरों के इसके साथ संबंध भी है, उसकी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड्रयूज कॉलेज का मामला भी सामने आया है जहां एक व्यक्ति पर ऐसे ही कुछ आरोप लगे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अनुज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी पर एक बार फिर से सियासी प्रहार किया है। बंगाल में इस बार दीदी की विदाई तय है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से यह कहा गया, उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी का सीएम बनेगा, दीदी का भतीजा बंगाल का सीएम नहीं बनेगा। बंगाल में कमल के फूल के आने की बारी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब देखिए आगे, कल पहले
चरण की वोटिंग होनी है। 29 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। दूसरे चरण का जो प्रचार अभियान है वो तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस दौरान जोरदार प्रहार किया गया है कि बंगाल में अब कमल का फूल आएगा। दीदी का भतीजा इस बार सीएम नहीं बनेगा। इस बार टीएमसी की यहाँ से विदाई तय है, दीदी की यहाँ से विदाई तय है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। इसके पहले भी लगातार चुनावी प्रचार में वो सामने देखे गए और उनकी तरफ से ये बार बार कहा गया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और इस बार दीदी का वहां से जाना तय है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रही हैं। विपक्ष के तौर विपक्षी बीजेपी की तरफ वो निशाने साधते हुए नजर आ रही है। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है, बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। इसी के लिए आपको हरा के दिखा दिया, लोकसभा में आपको हरा के दिखा दिया और आने वाला दिन हम देखने चाहता है कितना जमींदारी आपको चलेगा। तो दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर लगातार चल रहा है और ऐसे में आगे क्या होता है ये 4 मई को ही पता चल पाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदेव पासवान जुड़ गए हैं। अमरदेव, इस पूरे मुद्दे पर अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो किसकी तरफ ये बैठते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने पहले तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2021 में अच्छा प्रदर्शन रहा। हालांकि अब ये देखना होगा कि 2021 के बाद अच्छा प्रदर्शन इस बार देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, 2021 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय जो बीजेपी ने जिस तरीके से अपना समीकरण जो तैयार करके चुनावी मैदान में उतर के कार्य किया था, उससे कुछ हटकर जो है इस बार जो है 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारियों के साथ जो है बीजेपी चुनावी मैदान में है और उन हर गलतियों को वो सुधार चुकी है जिस गलती के कारण जो है 2021 के विधानसभा चुनाव में उनको करारा जो है हार मिला। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इस बार जो है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये जो है सत्ता में आने का थोड़ा मोड़ा जो है वो चांस जरूर लग रहा है, क्योंकि ये हर सियासी मंच पर भी देखा जा रहा है कि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अन्य जो केंद्र के मंत्री जो लगातार जो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं, वो भी लगातार जो है वो दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल की सरकार में जो है भाजपा की सरकार जो है आ रही है और वो जो है विकास की यहाँ पर जो है लहर बहाएगी और पश्चिम बंगाल जो है सोनार बंगला के रूप में जो है यहाँ पर विकसित होगा और हर तरफ जो है रोजगार, स्वास्थ्य, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हो, हर तरह का जो है सुविधा पश्चिम बंगाल के लोगों को यहाँ पर उपलब्ध होगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो है भाजपा चुनावी मैदान में है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से कटाक्ष कर रही हैं भाजपा के ऊपर और वो भी लगातार जो है निशाना साध रही हैं और ये दावे कर रही हैं कि अगर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर अगर टारगेट रखा है तो वो दिल्ली के तरफ जो है वो टारगेट रखी है और वो दिल्ली में जो है सरकार बना के रहेंगी। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो इस मामले को लेकर जो भी कटाक्ष जो सामने आ रहे हैं तो वो जो है जो केंद्र सरकार में वो जो है प्रधानमंत्री के तौर पर वो सपने देख रही हैं कि वो प्रधानमंत्री बनकर जो है वो केंद्र सरकार में आएंगी और उनके समर्थन में जो है पूरा इंडिया गठबंधन के जो है वो लोग समर्थन उनका कर रहे हैं। तो ये जो चीजें जो है ये इस चुनाव में निकलकर सामने आई हैं। इंडिया गठबंधन तो पहले से ही पूरा बिखरा हुआ फैला हुआ नजर आता है। इससे इतर जरा ये बताइएगा कि पश्चिम बंगाल में कल क्योंकि पहले चरण का मतदान होना है, उसके लिए जो तमाम तैयारियां की जा रही है उसके बीच में वोटर्स के मन में क्या है? देखिए, अगर वोटर्स की अगर मन में अगर देखा जाए तो इस बार जो है यहाँ का जो मतदाता जो भी हैं वो पूरी तरह से शांत हो चुके हैं और जब जो है बंगाल का जो मतदाता अगर शांत होता है तब बदलाव यहाँ देखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो है यहाँ पर जो एक आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है एक अचानक से शांत है और शांति होने के बाद में अगर उनका जो रुझान अगर जो देखने को मिलेगा तो कल जो है 23 तारीख का जो है पहला चरण का मतदान होगा। उसके बाद में
29 तारीख को जो है दूसरे चरण का मतदान होगा और 4 तारीख को जब मतगणना की जब गिनती होगी तब जाके वो है जो पूरी जो समीकरण है वो सामने आएगी। और यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो बीजेपी की तरफ है या फिर टीएमसी की तरफ। और जो भी यहाँ की जनता का जो समर्थन होगा, जिस भी पार्टी के तरफ समर्थन हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो, उसकी सरकार बनेगी। और वो सरकार यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल के 2026 का विधानसभा चुनाव है, इसमें इतिहास रचेगी। इस बार आपको लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और लोग क्या सच में वहां पर बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का जो रुझान जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो तमाम जो चैनल हैं वो उनमें खुल के लोग जो है वो भी अपने अपने बातों को रख रहे हैं कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में जो है इस बार जो 2026 का जो चुनाव होना है इसमें बदलाव एक बार आना चाहिए। क्योंकि 15 साल जो है उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो टीएमसी सरकार जो चल रही है उनका जो है कार्य देख लिया है। और इस बार जो है वो एक अलग सरकार का जो परिवर्तन जो है वो देखना चाह रहे हैं। और वो आगे का जो है जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो उसमें जो है वो विकास एक बार देखना चाह रहे हैं। तो यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार जो है परिवर्तन जो है निश्चित है। और इसी दावे को लेकर जो है बीजेपी चुनावी मैदान में है। और दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चाहे उनके जो सांसद भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी चुनावी मंच से जो है उनका जो बयान सामने आ रहा है कि बीजेपी जो है वो केंद्रीय बलों को लेकर जो है चुनावी मैदान को जो है हासिल करना चाहती है और जिसमें भाजपा को जीत दिलाना चाहती है। साथ में उनका जो समर्थन जो कर रहे हैं वो है चुनाव आयोग है, वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। और जितना भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो जिला स्तरीय जो प्रशासन की जो व्यवस्था है और वो भी जो है बीजेपी को समर्थन दे रहा है। और उस समर्थन के बीच में कुछ जो पुलिस प्रशासन के तरफ से भी कुछ जो है समर्थन देखा जा रहा है बीजेपी के प्रति। तो कहीं ना कहीं जो है इस समर्थन को देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस बार जो है बदलाव पश्चिम बंगाल में निश्चित है। लेकिन इस बदलाव के पहले यह भी कहना जरूरी है क्योंकि अभी जो है जो भी फैसला का जो समय है ये जो है पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर है। और जनता का जो निर्णय जो होगा वो निर्णय 4 तारीख को देखने को मिलेगा। और 4 तारीख को के जो रिजल्ट जो सामने आएगी उस रिजल्ट में ये सामने आएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है या फिर टीएमसी की। अमरदेव, जरा ये भी बताइएगा कि वहां पर कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता चाहती है कि वहां पर अब परिवर्तन हो? देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा हो या फिर जो नारी सुरक्षा हो, तो ये एक अहम बड़े मुद्दे हैं। और साथ में जो है यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा एक सामने आया है कि चाहे वो नौकरी को लेकर जो घोटाला जो भी सामने आया हुआ है, चाहे वो राशन घोटाला हो चाहे वो शिक्षक घोटाला हो, इन तमाम चीजों को लेकर है जो चुनावी मैदान में जो है बीजेपी वो उतरी हुई है। और इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो टीएमसी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो भारी पड़ रही है। और इन्हीं जो है मुद्दों को लेकर जो है वो दावे भी कर रही है बीजेपी कि टीएमसी इस बार जो है पश्चिम बंगाल में वो सरकार बना रही है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी बाकी तो सब कुछ रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि आखिरकार जनता ने किससे चुना है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां धर्मांतरण पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने लेंसकार्ट के ड्रेस कोड पर भड़के हुए नजर आए हैं और कहा है कि तिलक अलावा बैन नहीं होना चाहिए और इस पर चेतावनी उन्होंने दी है। जिन्हें तिलक सिंदूर से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं, ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो मुखरता से इस तरीके के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, उनकी तरफ से लेंसकार्ट के ड्रेस कोड पर विवाद पर उन्होंने लेंसकार्ट कंपनी को चेतावनी दी है। लेंसकार्ट वाले अपनी दुकान लाहौर में खोले, ये उन्होंने कहा है। तिलक, चंदन, वंदन, राम से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। कल ये लोग सनातन पर भी उंगली उठाएंगे, गीता रामायण पर भी उंगलियां उठाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। वहीं पूरे देश में लेंसकार्ट के मुद्दे पर जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेंसकार्ट को बिजनेस में भी अच्छा खासा इसकी वजह से लॉस उठाना पड़ा। बंदन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। जिनको तिलक से, चंदन से,
बंदन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। तो ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि जिसे जिसे इन तमाम चीजों से दिक्कत है वो सीधे सीधे लाहौर चले जाएं। तिलक कलावा बैन पर धीरेन्द्र शास्त्री ने चेतावनी भी दी है। हालांकि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से कल ऐसी एक और तस्वीर सामने आई थी भोपाल से, जहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था। लेंस कार्ड के सामने ही ये विरोध किया जा रहा था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश हिंदू उत्सव समिति की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया था। एक पूरे जो उनके नियमावली है वो दरअसल लेंस कार्ड की वायरल हुई थी, जिसके बाद ये बताया गया था कि ग्रूमिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है, जिसमें ना तो आप चोटी रख करके आ सकते हैं, ना ही आप सिंदूर लगा करके आ सकते हैं, ना ही आप कलावा बांध करके आ सकते हैं, ना बिंदी लगा करके आ सकते हैं। जैसे ही ये ग्रूमिंग से जुड़े हुए नियम लेंस कार्ड के वायरल हुए सोशल मीडिया पर, उसके बाद से ही लगातार कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे और इसके बाद अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुक्ता पाठक हमारे साथ ब्यूरो हेड एमपी से जुड़ गई हैं। मुक्ता, इस पूरे विषय पर जहां एक तरफ कल राजधानी में भोपाल में प्रदर्शन हमने देखा था, आपने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन इसके साथ साथ आज जिस तरीके से ये बड़ा बयान दिया गया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, यानी एक बात तो तय है कि परिवर्तन भले ही कर दिया गया है नियमों में, लेकिन अभी ये विवाद रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, लगातार हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो लगातार वो इस तरह के उनके बयान सामने आते रहे हैं। वो लगातार इस तरह के जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे हैं और इस तरह के बयान वो हर वक्त देते रहे हैं। अब जो लेंस कार्ड की अगर हम बात करें तो उसके जो विरोध जो है वो पूरे देश में देखा जा रहा। कल हमने भोपाल में देखा था, हिंदू उत्सव समिति ने वहाँ लेंस कार्ड के शॉप पे पहुँच के वहाँ पे कलावा बांधा हुआ, मंत्र उच्चारण किया, वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे उनको भी तिलक लगाया, कलावा पहनाया। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यही कह रहे हैं कि जिसको हिंदू रीति रिवाज से परेशानी है वो पाकिस्तान चला जाए, लाहौर चला जाए। वो तो मुखर होके हर वक्त बोलते हैं। इस तरह के उनके बयान हम लोग समय समय पे सुनते आ रहे हैं। वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हिंदू मंच है, जहाँ पे हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, नवरात्रि हो, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे उज्जैन में अब जाके वहाँ पे जो है बड़ा वो जो सिंहस्थ होने वाला है, यहाँ पे जो है मुस्लिम दुकानें नहीं लगाने दी जानी चाहिए। वहाँ पे मुस्लिम लोग क्यों आके बिजनेस करें? जो हिंदू जहाँ पे हिंदुओं का फेस्टिवल है, नवरात्रि को लेकर भी हुआ था। नवरात्रि के समय हमने देखा था कि आपको अपना आई कार्ड, आधार कार्ड देना है, आप नाम छुपा के नहीं आ सकते, हिंदू का ही प्रवेश था। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगर हम बात करें तो वो लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं और अभी भी उन्होंने मुखर होकर ये साफ शब्दों में कहा है कि जो हिंदू रीति रिवाज का विरोध करे वो पाकिस्तान चला जाए, हिंदुस्तान पे ना रहे, हिंदुस्तान में ना रहे। बिल्कुल, उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जाते हैं, लेकिन जिन बयानों का जिक्र आपने किया है उसमें वो ये भी कहते हैं कि शुद्धता बेहद आवश्यक है। जरा ये भी बताइएगा, इस पूरे मुद्दे पर जब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो क्या बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान आया है कि लेंस कार्ड को लेकर के इस पूरे घटनाक्रम पर नोटिस दिया जाएगा, या फिर सिर्फ ये सामाजिक तौर पर विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ इस तरह से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो है ये जो हिंदू संगठन है, जैसे हिंदू उत्सव समिति है, उसके तमाम कार्यकर्ता है, कल वो पहुंचे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर माफी मांगना केवल काफी नहीं होगा, जिस तरह से मैनेजमेंट ने माफी मांग ली है, मालिक ने माफी मांग ली है, वो काफी नहीं है। अगर इस तरह की चीजें आगे और आती हैं तो और विरोध दर्ज होगा। तो हम ये देखिए सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत है, ये संगठनों का प्रेशर भी बहुत मायने रखता है। सरकार अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, कोई कदम उठा रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन अगर हिंदू संगठन और सामाजिक जो संगठन है, अगर उनकी तरफ से इस तरह के विरोध, नाराजगी आती है तो भी उसका बहुत प्रेशर पड़ता है। अभी आपने बताया भी था कि कल आपने स्टोर मैनेजर से भी बातचीत की थी। स्टोर मैनेजर का कहना था कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो क्या जो तमाम चीजें थी वो सिर्फ लिखित थी, जिन्हें अब कंपनी की तरफ से वापस ले लिया गया है?
देखिए, ये एक ग्रूमिंग का, जैसा आपने भी जिक्र किया कि एक ये ग्रूमिंग का मैनुअल था जो वायरल हुआ और बाद में कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ये पुराना है, नया नहीं। हालांकि माफी मांग ली गई थी, विड्रॉ भी कर लिया गया था। लेकिन वहां पे जो 2 एम्प्लॉइज मौजूद थे कल, जिसकी मैंने बात की थी लेंसकार्ट में, एक महिला थी और एक पुरुष थे। जब दोनों से हमने बात की तो दोनों ने यही कहा था कि हमें इस तरह की कोई सर्कुलर की हमें मालूम नहीं है, हमने तो सोशल मीडिया में देखा और सोशल मीडिया में ये चीजें वायरल हो रही है। तो वो साफ तौर पे इस बात को डिनाई कर रहे थे। अब ये डिनाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये मुद्दा इतना तूल पकड़ लिया है, या उनको कंपनी की ओर से इंस्ट्रक्शंस था कि मत बोलना, नहीं बोलना। ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ऑन कैमरा यही कहा था कि हमने ऐसा कोई सर्कुलर नहीं देखा, हमें ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और उन्होंने जो है आगे बढ़ के, जब कार्यकर्ता वहां हिंदू उत्सव समिति के थे, उन्होंने कलावा बंधवाया, तिलक लगवाया, तो सब चीजें उन्होंने की। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इतना विरोध हो रहा है, तो उसको थामने के लिए इस तरह का उनको कलावा बांधना या तिलक लगाना। हो सकता कंपनी के हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस हो कि अगर विरोध हो तो तुम लोग कलावा बंधवा लेना, तिलक लगवा लेना। लेकिन उन्होंने यही कहा कि वो इस तरह के कोई भी सर्कुलर के बारे में उनको जानकारी नहीं है। भोपाल से लेकर के जबलपुर तक इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या कहीं और पर भी ये प्रदर्शन हो सकते हैं, या फिर ये विवाद मध्य प्रदेश में अब थम जाएगा? नहीं, देखिए, लगातार जगह जगह अलग अलग जगह से जो है ये खबरें आ रही हैं कि इसी तरह की खबरें आ रही हैं। कल कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के हिस्सों में ऐसे ही प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां लेंसकार्ट के शॉप में संगठन के लोग पहुंचे और वहां पे उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। कलावा जो है वो दुकान के गेट पर ही बांधा, स्वास्तिक का जो है चिन्ह बनाया। तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन की खबरें तो लगातार आ रही हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।